बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो इक्विलिब्रियम के बारे में है कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम एंड राइट इट्स टाइप्स। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें भी आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं और फिर हम आगे इसकी टाइप्स को देखेंगे। तो इक्विलिब्रियम को समझने के लिए मैंने बोर्ड पे एक डायग्राम बनाई है। अब देखिए, इस एक बॉडी है जो किसी रोड के ऊपर कह नहीं पड़ा हुआ है या किसी सरफेस के ऊपर आप लोगों ने उसको प्लेस किया हुआ है और उस बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं। एक बॉडी है जो किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और उस बॉडी पर नंबर ऑफ क्या लग रही हैं, फोर्सेस लग रही हैं। अब वो कहता है कि अगर कोई ऐसा बॉडी हो जिस पर नंबर ऑफ फोर्सेस लगें, लेकिन इन फोर्सेस के लगने के बाद भी अगर इस बॉडी का ए भी ज़ीरो रहे, ए का मतलब होता है लीनियर एक्सेलरेशन, ए सिंबल है उस बॉडी की लीनियर एक्सेलरेशन की, यानी इस बॉडी पर नंबर ऑफ क्या लग रही हैं, फोर्सेस एक ही वक्त में लग रही हैं, लेकिन इन सारी फोर्सेस की वजह से अगर उस बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो रहे और उस बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या रहे, ज़ीरो रहे। अल्फ़ा इज़ द सिंबल ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फ़ा जो सिंबल है वो एंगुलर एक्सेलरेशन की है। तो अगर इस बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस लगें और उनकी वजह से इसका ए भी ज़ीरो रहे और इसका अल्फ़ा भी ज़ीरो रहे, तो इस बात का मतलब ये है कि ए ज़ीरो रहने को हम यूँ भी कह सकते हैं कि ए क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन है, और लीनियर मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। ए मीन लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर मोशन का अदर नेम क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन। तो अगर बॉडी का ए ज़ीरो होगा, अगर उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हों, तो हम ये कह सकते हैं ना बच्चे फिर उस बॉडी के बारे में कि उस बॉडी की नो चेंज इन लीनियर मोशन, नो चेंज इन लीनियर कह लें या नो चेंज इन ट्रांसलेशनल मोशन कह लें, कि उस बॉडी की कोई भी चेंज नहीं आ रही किस मोशन में, ट्रांसलेशन मोशन में, या हम कह सकते हैं लीनियर मोशन। और अगर उसका अल्फ़ा ज़ीरो है, अल्फ़ा मीन एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर ये ज़ीरो आ रहा है तो इस बात का मतलब ये होगा कि नो चेंज इन रोटेशनल मोशन, कि उस बॉडी की कोई भी चेंज नहीं आ रही किस मोशन में, रोटेशन मोशन में। तो मैं तो इन शॉर्ट यही कहता हूँ कि अगर आपसे कोई बंदा पूछे ना बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो आप बिल्कुल सिंपल सी बात बोलें कि बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा जब उस बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। तो द बॉडी इज सेड टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो हम बोलेंगे वो बॉडी किस में, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, जब उसका ए और अल्फ़ा दोनों किसके इक्वल होंगे, ज़ीरो के इक्वल होंगे। इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम लीनियर मोशन को अगर पढ़ रहे हैं तो लीनियर मोशन के लिए हम फार्मूला लिखते हैं एफ इज़ इक्वल टू एम ए, और ये फार्मूला आपको पता है, इसमें जो फोर्स यूज़ होती है वो बच्चों नेट फोर्स है, एफ नेट है ये, तो नेट फोर्स एम ए होती है। अगर इसमें मैं ए को ज़ीरो पुट कर दूँ, यानी इसमें मैं अगर ए को ज़ीरो पुट करूँ तो योर एफ नेट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी अगर हम ए को ज़ीरो पुट करें। अगर किसी बॉडी पर, जिस तरह ये वाला बॉडी, अगर इस पर नेट फोर्स ज़ीरो लग रही है तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि इस बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब फोर्सेस का सम किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। तो हम यूँ भी कह सकते हैं बॉडी को कि अगर किसी बॉडी का ए ज़ीरो होता है, इसका मतलब ये है कि उसकी कोई चेंज नहीं आ रही किसमें, नो चेंज इन ट्रांसलेशन मोशन। या हम इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि उस बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट क्या है, ज़ीरो है। ये बात भी कह सकते हैं कि उस बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रही है वो किसकी इक्वल आ रही है, ज़ीरो की इक्वल आ रही है। तो इस सारी बातों के मीनिंग सेम है और आप लोगों ने सारे लफ्ज़ याद रखने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में कोई भी वर्ड वो यूज़ कर सकता है। नीचे आते हैं, अल्फ़ा ज़ीरो का मतलब क्या था, नो चेंज इन रोटेशन मोशन। देखो बच्चों, जिस तरह हम न्यूटन सेकंड लॉ की लीनियर फॉर्म एफ इक्वल टू एम में होती है, अगर हम इसकी एंगुलर फॉर्म लिखें, न्यूटन सेकंड लॉ की एंगुलर फॉर्म लिखें, तो लीनियर मोशन में जो रोल फोर्स का है, एंगुलर मोशन में वही रोल टॉर्क का है। यहाँ पर जो रोल एम का है, यहाँ पर आई का है, आई स्टैंड फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बारे में हम चैप्टर 5 में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो रोल ए का होता है, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ा। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ की लीनियर फॉर्म है और ये न्यूटन सेकंड लॉ की रोटेशनल फॉर्म है या एंगुलर फॉर्म है। अब देखें कि इस केस में अल्फ़ा ज़ीरो आ रहा है। अगर इस केस में आप अल्फ़ा को ज़ीरो पुट कर दें तो मुझे बताओ कि आपके पास इसमें जो टॉर्क यूज़ हो रहा है वो याद रखना है नेट टॉर्क है। तो इस केस में जो नेट टॉर्क होगा वो किसके इक्वल होगा,
ज़ीरो होगा। अगर नेट टॉर्क ज़ीरो है तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि द सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ इक्वल टू क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो एक ही बात को हम डिफरेंट वे से लिख सकते हैं, तो आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि एक ही चीज़ के डिफरेंट मीनिंग बन रहे हैं, क्योंकि जब एमसीक्यूज़ आता है तो आपको उसके सारे पॉसिबल ऑप्शंस का आइडिया होना चाहिए। तो अब बच्चों हम डिफ़ाइन करते हैं इक्विलिब्रियम को, जो आप डेफिनेशन बोर्ड के एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अदरवाइज तो मैंने डिफरेंट मेथड आपको बताएं, किसी भी वे से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हम इन शॉर्ट इसको यूँ डिफ़ाइन करते हैं इक्विलिब्रियम को कि द स्टेट ऑफ ए बॉडी होती है जिसके ऊपर नंबर ऑफ़ क्या लग रही हों, फोर्सेस लग रही हों एक ही वक्त में, और उन फोर्सेस के लगने की वजह से अगर बॉडी की ना तो चेंज आ रही हो ट्रांसलेशन मोशन में और ना ही कोई चेंज आ रही हो रोटेशन मोशन में, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन किस में, इक्विलिब्रियम में। तो एक डेफिनेशन मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ बोर्ड पे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बोर्ड में आप लोगों ने इसको कैसे लिखना है। देखिए हम इसकी डेफिनेशन को यूँ लिखेंगे कि द स्टेट, आप इस बॉडी को माइंड में रखें ना, आपको सही समझ आएगी एक बात। द स्टेट ऑफ ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ the state of a body under the action of several forces, कि the state of a body under the action of several forces, और मैंने बताया forces कैसे लग रही, acting together, यानी बॉडी पर जो फोर्सेस है वो एक ही वक्त में लग रही हैं, और उससे क्या हो रहा है फिर, यानी फोर्सेस लग रही हैं एंड देयर इज़, और फोर्सेस इस पे लग रही हैं, और हम लोगों ने क्या बोला है कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रही। किस में चेंज नहीं आ रही, ट्रांसलेशन मोशन में भी और रोटेशन मोशन में भी। एंड देयर इज़ नो चेंज इन किस में, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशन मोशन। बहुत सिंपल बात है, एज वेल एज रोटेशन मोशन, यानी बॉडी की कोई चेंज नहीं आ रही, देयर इज़ नो चेंज इन ट्रांसलेशनल एज वेल एज कौन सी, रोटेशन मोशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देन बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, देन बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो हम बच्चे बोलेंगे कि बॉडी जो है वो आप लोगों का इस वक्त किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन कि अगर एक बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हों और उन फोर्सेस के लगने की वजह से there is no change in translation as well as rotation motion, the body is said to be in equilibrium। अगर हम बच्चों अब इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहें तो देखिए इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगा, व्हेन ए भी ज़ीरो हो जाए और उसका अल्फ़ा भी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ए ज़ीरो को भी हम लोगों ने क्या प्रूव किया था, ए ज़ीरो का मतलब ये है कि बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का सम क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। और अल्फ़ा ज़ीरो का मतलब क्या है कि व्हेन द सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ इक्वल टू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो बच्चों इसकी और भी बड़ी डेफिनेशन बन सकती हैं, वो भी अभी हम देखते हैं, लेकिन ये वाली डेफिनेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिस तरह आपको पहले बताया। और डेफिनेशन क्या बन सकती हैं, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन बनाते हैं, इधर से इसको डिफाइन करें। अब ये बोले व्हेन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी आर इक्वल टू ज़ीरो, अगर बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए और एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाए तो बॉडी सेड टू बी इन किस में, इक्विलिब्रियम में। बहुत सिंपल सी बात। इसकी तीसरी डेफिनेशन आप इधर से देख के करें, इन दोनों चीज़ों को देख के कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन सम ऑफ फोर्सेस एंड द सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी आर इक्वल टू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, द बॉडी सेड टू बी इन किस में, इक्विलिब्रियम में। तो हम डिफरेंट वे से इसको डिफाइन कर सकते हैं, और एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने ये सारी डेफिनेशन जो है वो माइंड में रखनी है। बच्चों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में, कि इक्विलिब्रियम की टाइप्स कितनी है। तो देखिए आप लोगों ने अभी जो सारी डिस्कशन की है उसमें आप लोगों ने ये चीज़ सीखी है कि इक्विलिब्रियम को मैं दो तरह से डिफ़ाइन करना चाह रहा था। दो तरह से कैसे डिफ़ाइन करना चाह रहा था, एक वो इक्विलिब्रियम की मैं टाइप आपको पढ़ा रहा था जिसमें ए ज़ीरो आ रहा था, और एक वो टाइप पढ़ा रहा था जिसमें अल्फ़ा ज़ीरो आ रहा था। ऐसे ही है, अगर ऐसे है तो ए का तल्लक तो लीनियर मोशन के साथ है और अल्फ़ा का तल्लक तो रोटेशनल या एंगुलर मोशन के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इक्विलिब्रियम को फर्दर डिटेल में जाएंगे तो हमें इक्विलिब्रियम में मोशन को डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा।
एक वो इक्विलिब्रियम की टाइप होगी जिसका ताल्लुक लीनियर मोशन के साथ होगा, जिस तरह कार मूविंग ऑन ए रोड, एक उसके साथ होगा, और एक उसका ताल्लुक उस मोशन के साथ होगा जो रोटेशन मोशन है। रोटेशन मोशन जिस तरह एक कार है उसका व्हील रोटेट कर रहा है, या जो फ़ैन है वो रोटेट कर रहा है, या डोर रोटेट कर रहा है, तो ये सारी जो मोशन होगी वो रोटेशन मोशन होगी। तो इक्विलिब्रियम को हमें 2 टाइप्स में अब डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा। तो हमें ये बात समझ आ गई कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम फिर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और 2 हम किस बेस पे देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने जो मोशन जिनके नाम लिए हैं वो 2 टाइप्स की थी। तो पहली इक्विलिब्रियम की जो टाइप बनेगी उसको बच्चे हम नाम दे रहे होते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यानी जो पहली टाइप है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, और जो दूसरी टाइप है उसे हम कह सकते हैं वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो 2 मोशन होगी, एक ट्रांसलेशन मोशन के साथ लिंक होगा और एक का लिंक किसके साथ होगा, रोटेशन मोशन के साथ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिर स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को। देखिए जो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है इसका ताल्लुक लीनियर मोशन के साथ है, और अभी हम लोगों ने लिखा था कि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में बॉडी जब होगा तो उस बॉडी का ए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और दूसरा में ये समझ आ रहा है कि इसका जो लिंक है, इसका जो लिंक होगा वो किस मोशन के साथ होगा, लीनियर मोशन के साथ लिंक है, क्योंकि ए जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ए का ताल्लुक ये कौन सा एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन है। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में बॉडी इन शॉर्ट कब होगा, जब उसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अब बात ये सोचने वाली है कि बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन कब 0 होगा। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो आपके माइंड में 2 बातें आ रही होंगी, यानी लीनियर एक्सेलरेशन उस वक्त बॉडी का 0 होगा अगर वो बॉडी जो है वो किस स्टेट में हो, रेस्ट की स्टेट में हो, तब उसका लीनियर एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। देखिए ना, रेस्ट में होगा तभी एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी तो नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो बॉडी मूव कर रहा है, यानी अगर वो बॉडी कौन सी मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, और फिर भी उस बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें चेंज नहीं आ रही, यानी इसका मतलब ये नहीं कि सारे मूविंग बॉडी के एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन करे और वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करे तो फिर उसका ए क्या होगा, 0 होगा। और इक्विलिब्रियम की कोई भी टाइप हो उसके लिए एक्सेलरेशन को 0 होना चाहिए, और ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि उसका ए क्या है, 0 आए। तो बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि सारी मोशन में ए 0 नहीं होता, सिर्फ वो वाली लीनियर मोशन जिसमें बॉडी विद यूनिफॉर्म कह लें या विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा, तो उस केस में उसका ए क्या होगा, 0 होगा। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में ए 0 की ये कंडीशन भी बन सकती है, बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, जब सिंपल यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा जाता है ना, इसका मतलब ये बनता है कि यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी लिख सें या यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिख सें, ये एक ही लफ्ज़ कंसिडर होता है। एंगुलर जब लिखनी होती है ना तो उसके साथ ज़रूरी होता है कि वर्ड आप ऐड करें, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी उसे कहें, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी ही होता है। खैर, हमने ये डिसाइड कर लिया कि बॉडी इज़ सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यानी अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो यहाँ से आप इसको डिफ़ाइन भी कर सकते हैं बोर्ड के लिए कि बॉडी इज़ सेड टू बी इन किस में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ किस में होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। इफ़ इट इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ़ इट इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो हम बोलेंगे कि वो वाला बॉडी जो है वो किस स्टेट में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो देखिए, जब हम लोगों ने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन किया है तो हम लोगों ने 2 डिफरेंट वर्ड यूज़ किए हैं डेफिनेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है इसकी भी हम फर्दर क्या बना सकते हैं, टाइप्स बना सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, कि टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को मैं EQ शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ। तो डेफिनेशन को अगर आप गौर कर रहे हैं तो कितनी टाइप्स बनेगी, 2 टाइप्स बनेगी। तो उन 2 टाइप्स को लिख लेते हैं बारी बारी। 2 टाइप्स बन रही हैं। इसकी जो पहली टाइप बनती है ना, उसका बच्चों नाम हम लिख लेते हैं, जिसका ताल्लुक किसके साथ होगा, रेस्ट के साथ होगा। उसका हम नाम यूँ लिख लेते हैं स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, EQ मीन इक्विलिब्रियम। और दूसरी इसकी जो टाइप बन रही है वो
डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, माइंड में रख लीजिएगा। तो एक कौन सी, स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और डायनेमिक टी मीन ट्रांसलेशनल ई मीन इक्विलिब्रियम। तो इसकी टू टाइप्स हो जाएंगी, एक स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है और एक डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, स्टैटिक नाम से जाहिर है कि इसमें वर्ड क्या यूज़ हो रहा है, रेस्ट वर्ड यूज़ हो रहा है। तो पहली बात आप लोगों ने याद रखनी है कि स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हम ये कहेंगे कि अगर कोई बॉडी है वो किस स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट में है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में बहुत सिंपल से आप ये एग्जांपल लिख लें, ये एक टेबल है और इसके ऊपर एक बुक रखी हुई है, फिजिक्स की बुक समझ लें, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी फिजिक्स की बुक टेबल पे रखी हुई है और आपका दिल नहीं चाह रहा कि मैं इसे खोल लूँ, तो पड़ी हुई है, बस रेस्ट में वो बुक। तो बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और बुक जो है वो बच्चे किस स्टेट में, अगर रेस्ट की स्टेट में है, तो अब हम कह सकते हैं कि ये वाली जो बुक है वो किस में है, स्टैटिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। तो स्टैटिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम को फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम ये कहेंगे ए बॉडी सेड टू बी इन स्टैटिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम इफ़ इट इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट, कि अगर बॉडी रेस्ट की स्टेट में हो तो उसके इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और आप इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं कि बुक प्लेस्ड ऑन टेबल किस इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह अब हम अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखें तो हमें पता है कि ये बॉडी किस में, इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम कौन सा है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनती, ए भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, और बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस का सम भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की भी, ये आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं स्टैटिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के साथ भी, और इसी बात को आप लोग किसके साथ लिख सकते हैं, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के साथ भी लिख सकते हैं कि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल फॉर्म भी यही होती है। देखें रेस्ट में ए क्या आ रहा है, ज़ीरो, तो फोर्सेस का सम भी किसके इक्वल होगा, ज़ीरो होगा। वो भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले प्रूव भी कर लिया। अब अगर हम डायनामिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसमें देखिए ना वर्ड यूज़ हो रहा है डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है मोशन, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में कौन सी मोशन लेनी है, यूनिफॉर्म मोशन लेनी है। तो आप लोगों ने इसमें ये कहना है कि इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि अगर आपके पास एक बॉडी है, इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स इक्विलिब्रियम इज़ कॉल्ड डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और हमें पता है जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी वर्ड यूज़ होता है इसका मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस बॉडी का भी ए क्या होगा, फिर ज़ीरो होगा। और हमें पता है कि हमने प्रूव किया है कि अगर ए ज़ीरो होगा तो फिर उस बॉडी पर लगने वाली सम ऑफ फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। देन द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो हम बोलेंगे कि बॉडी जो है वो किस इक्विलिब्रियम में है, डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अगर हम इसकी कोई एग्जांपल लेना चाहें तो बेसिक सी एग्जांपल तो आप ये ले सकते हैं कि सपोज करें ये कार है, एक कार इज़ मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म को हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कि अगर एक बॉडी जो है वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोड के ऊपर मूव कर रही हो तो उस बॉडी का ए क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हम कह सकते हैं बॉडी सेड टू बी बिलोंग्स टू किस में, डायनामिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम से बिलोंग करेगा, यह बॉडी डायनामिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगा, एक ही लफ्ज़ है। दूसरी इसकी एग्जांपल आप कह सकते हैं कि पैराट्रूपर जो है वो जंप कर रहा है, और जब पैराट्रूपर ने जंप किया है और व्हेन पैराट्रूपर एक्वायर्स कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि पैराट्रूपर ने जब जंप किया कुछ देर के बाद जब वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा तो देन वो जो पैराट्रूपर होगा उसके बारे में भी हम कह सकते हैं कि पैराट्रूपर इज़ इन डायनामिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। और कब वो डायनामिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगा, जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। तो अदरवाइज़ जब वो जो जंप करता है उस वक्त उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती, उस वक्त वो डायनामिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में लाई नहीं करेगा। कब लाई करेगा, जब कुछ देर के बाद उसकी वी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये बच्चों आप लोगों ने बातें याद रखनी है कि इस ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का ताल्लुक लीनियर मोशन के साथ है, और ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में ए और अल्फ़ा को ज़ीरो आना चाहिए। और ये इस इक्विलिब्रियम को हम फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक रेस्ट की बेस पे और एक मोशन की बेस पे। अब बच्चों हम बात करते हैं कि जो इक्विलिब्रियम की सेकंड टाइप है विच इज़ कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। देखिए बच्चों, बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तब होगा
जब उस बॉडी जो है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। आपको बताया कि अल्फ़ा इज़ अ सिंबल ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, और नाम से ज़ाहिर है कि जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है इसका जो लिंक है वो रोटेशनल मोशन के साथ है, यानी इसमें लीनियर मोशन इन्वॉल्व नहीं होगी। इसमें हम उन बॉडीज़ को डिस्कस करेंगे जिन बॉडीज़ के अंदर ये एबिलिटी होगी कि अगर वो मूव आप उन पर फोर्सेस लगाएंगे तो बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, रोटेशन प्रोड्यूस होगी, यानी उन बॉडीज़ को हम स्टडी करेंगे। इसलिए मैंने लिख दिया है कि इस इक्विलिब्रियम का लिंक किसके साथ है, रोटेशन मोशन के साथ है। अब बच्चों ये देखना है कि किसी बॉडी का अल्फ़ा कब 0 हो सकता है। देखें, अगर एक बॉडी है वो रोटेटिंग बॉडी है, यानी उसके अंदर एबिलिटी है कि वो रोटेट कर सकता है, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी के अंदर कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो उसका फिर अल्फ़ा किसकी इक्वल होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्सेस या टॉर्क अप्लाई करें और उसकी वजह से बॉडी किस स्टेट में रहे, रोटेटिंग बॉडी रेस्ट की स्टेट में रहे, तो हम बोलेंगे वो रोटेटिंग बॉडी किस से बिलोंग कर रहा है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो उस पर फोर्स या टॉर्क अप्लाई किए हैं लेकिन उसने रोटेट नहीं किया। दूसरी कैटेगरी ये हो सकती है अल्फ़ा 0 आने की कि हम उस बॉडी पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स या टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से जो बॉडी है वो रोटेट कर रहा है, इन्हें रोटेट करने लग गए विद यूनिफॉर्म, अब वेलोसिटी नहीं कह सकते, अब यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, अब हम प्रॉपर वर्ड यूज़ करेंगे विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी फिर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की तरह 2 कैटेगरीज बनेंगी। एक कैटेगरी वो होगी या टाइप वो होगी जिसका तल्लक रेस्ट के साथ होगा, यानी रोटेटिंग बॉडी रेस्ट में रहेगा, और दूसरी वो टाइप होगी जिसमें बॉडी रोटेट करेगा विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से। अगर मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल फॉर्म लिखो ना, जो हमने पहले भी लिखी थी, अब चाहे तो इसके साथ भी लिख सकते हैं। हमने प्रूव भी किया था कि जब इसमें अल्फ़ा तो 0 होना चाहिए, वो तो हमें पता है, और अभी हम लोगों ने प्रूव किया था कि अल्फ़ा अगर 0 होगा तो उस बॉडी पर जितने भी टॉर्क एक्ट कर रहे होंगे उन सब टॉर्क का सम भी किसकी इक्वल होगा, 0 होगा। तो ये भी याद रखना है कि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन किसकी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की है। जिस तरह ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन थी, व्हेन ए इक्वल टू 0 देन सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू क्या होंगी, 0 होंगी। तब हमें ये आइडिया हो रहा है कि जो आपके पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम है इसकी भी कितनी टाइप्स बननी चाहिए, 2 टाइप्स होंगी। देखते हैं टाइप्स ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और अब हमें आइडिया हो रहा है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम की आपका 2 टाइप्स बनेंगी। इसकी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप का जब हम नाम लिखेंगे वो रेस्ट के साथ डील करेगी, उसका हम लिखेंगे स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी फर्स्ट जो टाइप है वो स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, और दूसरी टाइप का नाम बिल्कुल वैसे ही डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये बच्चों आप लोगों ने दोनों टाइप्स के नाम लिख लिए। अब देखो इसके नाम में क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, रेस्ट का वर्ड यूज़ हो रहा है। हम इसमें ये कहेंगे कि इफ़ अ रोटेटिंग बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या बोलना है, इफ़ ए रोटेटिंग बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट इज़ सेड टू बी इन स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो डेफिनेशन में याद रखना है, शुरू में ही वर्ड लाजमी बोलना है। इफ़ ए रोटेटिंग बॉडी कहना है डज नॉट रोटेट, और आप कह सकते हैं इफ़ ए रोटेटिंग बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट, तो हम बोलेंगे कि वो ये वाला बॉडी फिर किस इक्विलिब्रियम को बिलोंग करेगा, देन बॉडी बिलोंग्स टू या देन बॉडी सेड टू बी इन स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो वो सिंपल सी डेफिनेशन होगी। इसकी अगर आप कोई एग्जांपल लिखना चाह रहे हैं तो एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कि आप किसी व्हील की एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करें ये व्हील है किसी कार का और आप अंडर ऑब्जर्वेशन ये व्हील है, और आप लोगों ने इस व्हील पर क्या लगा रहे हैं, फोर्सेस या टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये वाला व्हील स्टिल की स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट में है। तो हम बोलेंगे कि ये वाला व्हील इस वक्त किस इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। और अगर हम इसकी बच्चों अब मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहें तो मैंने क्या बोला है कि अगर ये रोटेट नहीं कर रहा तो इसका अल्फ़ा क्या होगा, 0 होगा, और हम इस पर जितने भी टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं वो सारे टॉर्क एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सम ऑफ टॉर्क भी किसकी इक्वल होगा, 0 होगा। बहुत सिंपल सी बात। अब जो हम बात कर रहे हैं डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की,
अगर हम डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि डायनेमिक का मतलब मोशन है, और हम लोगों ने कौन सी मोशन लेनी है, विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी वाली। तो इसमें हम ये कहेंगे इफ़ अ बॉडी इज़ रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, इफ़ अ बॉडी इज़ रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी देन द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यानी रोटेटिंग बॉडी हो लेकिन रोटेट करे किससे, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से, देन बॉडी इज सेड टू बी इन डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इस केस के अंदर बॉडी का ओमेगा जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ओमेगा वैसे सिंबल होती है एंगुलर वेलोसिटी की, यानी ओमेगा उसका कांस्टेंट होगा। और अब हमें पता है कि अगर उसका ओमेगा कांस्टेंट होगा तो उसका अल्फ़ा क्या होगा, ज़ीरो होगा। और अभी हम लोगों ने देखा है कि अगर अल्फ़ा ज़ीरो हो, बल्कि प्रूव भी किया था, तो फिर अगेन वही पुरानी बात कि सम ऑफ टॉर्क भी किसकी कुल आ जाएंगे, ज़ीरो की कुल आ जाएंगे। तो हम बोलेंगे बॉडी किस इक्विलिब्रियम में है, डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। और दूसरी बात बच्चे इसकी एग्जांपल में अब ये लिख सकते हैं, इसी व्हील को लिख लें कि व्हील रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। आप लिख सकते हैं ए व्हील रोटेटिंग विद ओमेगा यूनिफॉर्म कह लें या ओमेगा कांस्टेंट कह लें, एक ही लफ्ज़ है। अगर कोई व्हील रोटेट कर रहा हो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से तो हम कह सकते हैं दिस व्हील इज़ इन डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। या फ़ैन की एग्जांपल ले सकते हैं। फ़ैन के बारे में याद रखना, जब उसका स्विच आप ऑन करते हैं ना तो थोड़ी देर उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही होती है और फिर उसके बाद वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो क्या करता है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर करता है। तो जो फ़ैन है वो इनिशियली जो है वो डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, लेकिन विद इन फ्यू सेकंड्स वो डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद उसकी ओमेगा क्या होगी, उस वक्त तक कांस्टेंट रहेगी जब तक आप खुद से उसकी स्पीड को फिर चेंज ना करें या उसको आप ऑफ ना करें। तो फ़ैन क्या है, इनिशियली डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होता, लेकिन विद इन फ्यू सेकंड वो डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अब जब तक आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी उसको ऑफ़ ना करें या जो उसका रेगुलेटर है उससे उसकी स्पीड को चेंज ना करें, वो उस वक्त तक फिर किस इक्विलिब्रियम में रहेगा, डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। अब जो देखते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है उससे रिलेटेड आपके बोर्ड में या यूनिवर्सिटीज़ में मैथमेटिकल एमसीक्यूज़ कैसे आ सकते हैं। कुछ तो आपके जो एमसीक्यूज़ बेसिक थे, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा जो एमसीक्यूज़ आ सकते हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात ये है जो आप सबको याद भी है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, मैं कहता हूँ इस बॉडी पर मैं 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा रहा हूँ। सपोज करें इधर भी 5 न्यूटन उसकी मैग्नीट्यूड है, इधर भी 5 न्यूटन उसकी मैग्नीट्यूड है। तो हमें पता है कि अगर किसी बॉडी पर 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगी तो अगर हम इन फोर्सेस का नेट निकालें तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। इस डायरेक्शन में आप अगर इसे पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरी डायरेक्शन में नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर एफ नेट 0 आ रही है तो उसका ए भी क्या होगा, 0 होगा। और आप बोलोगे ये वाला जो बॉडी है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ये तो बहुत आसान सी बात हुई। इसका मतलब ये हो कि अगर किसी बॉडी पर 2 फोर्सेस लग रही हों तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने बताना हो तो ये ज़रूरी है कि वो जो दोनों फोर्सेस हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन किस में होंगी, डायरेक्शन में होंगी। तो हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब है कि अगर 2 फोर्सेस हैं, अगर वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। अब आपसे कोई बंदा कहता है एक बॉडी है, उस पर एक फोर्स 5 न्यूटन लग रही है, दूसरी फोर्स उस पर आप 4 न्यूटन लगा रहे हैं, जिधर मर्जी लगा रहे हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन लगाएं, 90 के एंगल पर लगाएं, उसके पैरेलल लगा दें, और आपसे पूछे क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए ये वाला सिस्टम अब कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता, क्योंकि 2 फोर्सेस के लिए ये ज़रूरी है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड वाली बात अप्लाई नहीं हो रही तो फिर दूसरी वाली ऑप्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और हम बोलेंगे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। बहुत आसान बात। अब चलते हैं जो असल में काम की बात है कि सपोज करते हैं आपका ये एमसीक्यू आ गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम। मैं कुछ ऑप्शन आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। सपोज करें ए ऑप्शन है 5 न्यूटन
10 न्यूटन, हम कर लेते हैं 2 न्यूटन। बी ऑप्शन हम लिख लेते हैं आप लोगों के पास 10 न्यूटन, 7 न्यूटन, सपोज करते हैं 3 न्यूटन। और भी सिस्टम बाद में लिख लेते हैं। अब ये चेक करते हैं कि इस पर 2 फोर्सेस तो लग नहीं रही, इस केस में कितनी फोर्सेस लग रही हैं, 3 फोर्सेस लग रही हैं। 2 का तो मैंने आपको बड़ा सिंपल सवाल क्या बताया कि अगर वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं तो फिर आप अगली बात देखें अपोजिट इन डायरेक्शन, तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अगर मैग्नीट्यूड ही अनइक्वल होगी है तो फिर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इस एमसीक्यूज में देखें, इसमें 2 नहीं बल्कि कितनी फोर्सेस, 3 फोर्सेस लग रही हैं। अब इनको हम कैसे बताएंगे, और इनकी हमें डायरेक्शन भी एमसीक्यूज में कहीं नहीं लिखी हुई कि कैसे लग रही हैं। तब आपने ये सीखना है कि अगर किसी सिस्टम पर 3 फोर्सेस लगें तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा या वो वाला सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसको ज़रा देखें। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट सा रूल बता रहा हूँ कि जब 3 फोर्सेस आ जाएं आप उन फोर्सेस की रेंज कैलकुलेट करें। रेंज कैलकुलेट करनी है। रेंज की कैलकुलेशन में एक आप लोगों ने मैक्सिमम फोर्स निकालनी है और एक आप लोगों ने मिनिमम फोर्स निकालनी है। यानी रेंज कैलकुलेट करनी है, एक मैक्सिमम फोर्स निकालें, एक मिनिमम। मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम निकालें कोई सी 2 फोर्सेस को ऐड कर दें जिनके आप रेंज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ऐड करके आंसर निकालेंगे तो मैक्सिमम आंसर आएगा। और फिर आप लोगों ने अगर उनमें उन्हीं 2 फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट में ये ख्याल रखना होता है कि लार्ज में से स्मॉल को माइनस करना होता है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड लिखी हुई है और मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अगर इसमें F2 बड़ा होना F1 से, किसी को ऐसी एग्जांपल आ गई है तो ये वाला फार्मूला क्या बन जाएगा, F2 माइनस F1 हो जाएगा। यानी आंसर को हमेशा पॉजिटिव लाना है। तो रेंज निकालने के लिए मैक्सिमम आंसर निकालना और मिनिमम। मैक्सिमम कब निकलेगा, जब उन दोनों को सम करेंगे, और मिनिमम कब निकलेगा, जब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वैसे भी याद रख लेना है कि ये वाला फार्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स उस वक्त हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं जब वो गिवन फोर्सेस आपस में पैरेलल होंगी। तो ये बात भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रख सकते हैं कि अगर 2 वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों तो उनकी मैग्नीट्यूड इस फार्मूला से कैलकुलेट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। और अगर 2 वेक्टर्स जो हैं वो आपस में एंटी पैरेलल हों, एंटी पैरेलल मीन अपोजिट इन डायरेक्शन हों, तो फिर उनकी मैग्नीट्यूड इस फार्मूला से कैलकुलेट होती है। तो ये भी याद रखना है। ये फार्मूला कब होगा, जब दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मैं लिख भी देता हूँ, ये पैरेलल के लिए है और ये वाला फार्मूला फिर किसके लिए, एंटी पैरेलल के लिए भी है। तो ये भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चलें, अब मैंने कहा कि आप लोगों ने रेंज निकालनी है। रेंज कैसे निकालते हैं, कोई सी 2 फोर्सेस को ऐड कर दें और उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर दें। मैं बी ऑप्शन शुरू करता हूं और मैं इसमें से जो पहली 2 फोर्सेस हैं उन्हीं की रेंज कैलकुलेट करता हूं। तो आप ऐसे कोई सी भी 2 की रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। इन 2 की रेंज कैलकुलेट करते हैं, 10 + 7, इन 2 को रेंज निकालते हैं। 10 + 7 कितने न्यूटन हो गया, 17 न्यूटन। यानी इन 2 फोर्सेस में का जो मैक्सिमम आंसर आएगा वो कितना आएगा, 17 न्यूटन आएगा। अब हम इनका मिनिमम आंसर निकालते हैं। इनके मिनिमम आंसर के लिए आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है और रूल क्या बताया, लार्ज में से स्मॉल को माइनस करना है। लार्ज और स्मॉल ये नहीं सोचना कि ये स्मॉल है, जिन 2 की रेंज निकाल रहे हैं उन्हीं को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। तो ये आप क्या करेंगे, 10 - 7, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 न्यूटन। अब ये देखना है कि ये वाला जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है या ये वाला सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो आप लोगों ने इसकी क्या रेंज निकाली, इसकी रेंज बनी है 17 न्यूटन से लेकर 3 न्यूटन तक। अब बच्चों बात ध्यान सुननी, अब ये सिस्टम हम लोगों ने बताना है कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो इसका रूल ये होता है, या रेंज के पहले मतलब ये समझ लें, इसका मतलब कि इन दोनों फोर्सेस को आप जैसे मर्जी एडजस्ट कर लें, जिस मर्जी एंगल पे रखें। इनका आंसर 17 न्यूटन से बड़ा पॉसिबल नहीं है। 17 न्यूटन से बड़ा का मतलब क्या है, 18, 20 वगैरह पॉसिबल नहीं होंगे। और 3 न्यूटन से छोटा इसका आंसर जो है वो पॉसिबल नहीं है। यानी 3 से स्मॉल पॉसिबल नहीं है और 17 से बड़ा पॉसिबल नहीं है। इसको हम बोलते हैं क्या कैलकुलेट करना, रेंज कैलकुलेट करना। तो कौन सा आंसर इनका पॉसिबल है, 17 न्यूटन से लेकर 3 न्यूटन तक। इसके दरमियान में जितने भी आंसर आ रहे हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17 सब पॉसिबल हैं। इंक्लूडिंग 17 और 3 आंसर भी क्या हैं, पॉसिबल हैं। लेकिन 17 से बड़ा पॉसिबल नहीं है और 3 से छोटा पॉसिबल नहीं है। इसके दरमियान में और ये दोनों सब आंसर क्या हैं, पॉसिबल हैं। इसे हम कहते हैं क्या कैलकुलेट करना, रेंज। आपको आइडिया हो गया।
अब ये देखना है कि ये वाला सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो आप लोगों ने कोई से भी दो की, मैंने बताया ना, रेंज निकाल सकते हैं। जिन दो की रेंज निकाली है उसके बाद तीसरे आंसर को देखें। तीसरा जो बच गया है जिसको आप लोगों ने रेंज में इन्वॉल्व नहीं किया, हमने इन दो की रेंज निकाली है ना, इसको रेंज में इन्वॉल्व नहीं किया। अब ये देखें जो तीसरा आंसर आपका बच गया है, अगर वो इन दो की रेंज में लाई कर रहा है, अगर वो थर्ड आंसर इन दो की रेंज में लाई कर रहा है तो वो सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर वो आंसर जो बाकी बच गया है जिसको आप लोगों ने रेंज में यूज़ नहीं किया, वो इन दो की रेंज में लाई नहीं अगर कर रहा तो वो सिस्टम फिर किस में होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। और अगर वो लाई कर रहा है तो वो सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये आंसर इसकी रेंज में लाई कर जाए तो सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में है। और अगर ये इसकी रेंज में लाई नहीं करता तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अब मुझे बताओ 3 न्यूटन क्या इसकी रेंज में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है ये वाला सिस्टम तो किस में, इक्विलिब्रियम में है। और हमारा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो हम कह सकते हैं कि ए जो बी ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ठीक है कि ये वाला सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में है। अब हम चेक करते हैं कि कहीं ए जो ऑप्शन है वो इक्विलिब्रियम में है या इक्विलिब्रियम में नहीं है। बोथ ऑप्शन भी तो हो सकता था। इन दो की मुझे जल्दी से रेंज बताओ। मैंने क्या बताया था, कोई से दो की रेंज निकालनी है, एक दफ़ा ऐड करना है, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट। तो कोई से दो का मतलब क्या पहले दो हैं, नहीं ये तो नहीं है, कोई से भी दो होंगे। इस दफ़ा हम इन दो को सब्जेक्ट बना के सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन दो की रेंज निकालते हैं। तो 10 + 2 हो गया, ये कितना आंसर आ गया, 12 न्यूटन। सब्ट्रैक्ट करें तो 10 - 2 कितना आ गया, 8 न्यूटन। अब इन दो की रेंज कितनी बनी बच्चों, मैं इसी को मिटा देता हूँ। इसकी रेंज बनी है 12 न्यूटन टू 8 न्यूटन। अब ये देखना है कि ये जो आंसर है ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो बाकी कौन सा आप लोगों ने चेक क्या करना होता है कि जो थर्ड आंसर बच गए वो उनकी रेंज में लाई कर रहा है या रेंज में लाई नहीं कर रहा। अब मुझे तो बाकी क्या बच गया, 5 न्यूटन। तो इसकी रेंज का मतलब क्या है कि 8 से छोटा आंसर पॉसिबल नहीं है और 12 से बड़ा आंसर पॉसिबल नहीं है। इन दोनों का मिनिमम आंसर कितना होगा, 8 न्यूटन। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो लिखा है वो कौन सा है, 5 न्यूटन लिखा हुआ है। इसका मतलब कि 5 न्यूटन इसकी रेंज में लाई नहीं कर रहा। अगर 5 न्यूटन उसकी रेंज में लाई नहीं कर रहा तो ये वाला सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा कि ये वाला सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और ये वाला सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चे, इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।